हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की सेकेंड वीडियो लेकर। इससे पहले एक वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, उसे जाकर जरूर देख लें। और आज की सेकेंड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद इसका इनके नोट्स आपको मिल जाते हैं, यानी पूरे के पूरे चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, वो कि बिल्कुल फ्री होता है। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन होगा हमारा कूलाम का नियम। आज गुण तक हो चुके थे, अब हम पढ़ना है कूलाम का नियम। तो आज हम जानेंगे कूलाम का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जस्ट लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। भाई को सपोर्ट कीजिएगा। 2025 में 90+ टारगेट लेकर हम आगे पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं तो कूलाम का नियम क्या होता है। तो सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। किसने? 1785 में। किसने? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कौन थे? कूलाम। उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। तो उस नियम के आधार पर क्या बताया कि नियम क्या बताया, तो इस नियम के अनुसार क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार क्या था वह नियम, वो हम जानने वाले हैं, फिर उसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका नियम। तो क्या होगा, इस नियम के अनुसार दो स्थिर, कौन से? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, या कह सकते हैं मध्य के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या होगा? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के जो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या पढ़ लिया? क्या नियम है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। अब इसको हम समझते हैं उदाहरण से कैसे। देखिए, तो इसका अगर पेपर में आ जाए कि कूलाम का नियम निर्धारण, कूलाम का नियम क्या है, उसके नियम का निर्धारण कीजिए, या फिर प्रश्न आ जाए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालिए, तो हमें इस तरीके से करना है। तो मान लेते कि माना दो बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं Q1 व Q2 है। क्या है? Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है। तो देखिए कैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दो स्थिर बिंदु है, बिंदु A व बिंदु B है, और इन पर आवेश Q1 व Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? मान लिया हमने, क्या मान ली? R मान ली। माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है? Q1 व Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तब कूलाम के नियम से, तो क्या पढ़ा?
तो क्या पढ़ा हमने कि दो बिंदु आवेश अगर रखे हों तो इन पर इनके क्या हो, तो इन दोनों आवेशों की मात्रा, आवेश क्या होगा, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इन पर लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों की मात्रा यानी Q1 और Q2 के गुणनफल यानी इनका गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर क्या बड़ा दूसरा कि इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो बल होता है इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक 1/, में तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखें हम दोनों समीकरण से, तो हम क्या लिखेंगे कि F अनुक्रमानुपाती को Q1 Q2/r² लिख देंगे। जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2/r² हो जाएगा कि नहीं। जहाँ K की बात की जाए तो एक नियतांक है, क्या बोलते हैं, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है। अगर बात की जाए कि इस K का एक फिक्स मान होता है और इस जिसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹ इसका मान होता है। तब हम लिखेंगे, क्या लिख दें, तो तब हम क्या लिखेंगे कि F बराबर क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। एक ही फॉर्मूला आ जाएगा। या अगर हम बात की जाए कि दोनों आवेश क्या हो, जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों, जब दोनों आवेश कहाँ पर हो, निर्वात हो, तब K का मान क्या होता है, K बराबर मान लेते हैं क्या होता है 1/4πε0, क्या होता है निर्वात के लिए, जिसका मान भी अगर हम कह सकते हैं कि 9 × 10⁹ ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मात्रक की बात की जाए इनका तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इनका मात्रक होता है। चूँकि अब हम क्या करें, अब हम किसको लिख दें, अब हम फिर दोबारा किसकी जगह निर्वात के लिए तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ की जगह हम क्या लिख दें 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। और मात्रक क्या हो जाएगा, वैसे तो न्यूटन इसका मात्रक होता है बल का, तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम। और जहाँ पर आप बात की जाए तो ε0 की बात की जाए, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है, ε0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो ये हो जाएगा कूलाम का नियम। ये कूलाम के नियम का निर्धारण हो गया और ये हो गया कूलाम के नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही हमने यहाँ पर लिखा कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, इनकी बीच की दूरी r है, तो क्या होगा, उन पर लगने वाला बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखा तो F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r²। चिन्ह हटाया अनुक्रमानुपाती का तो आ गया K का मान क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसका फिक्स मान होता है 9 × 10⁹ अगर, तो हमने क्या किया, K की जगह हमने इस मान को रख दिया। फिर अगर मान लीजिए दोनों आवेश निर्वात में हो तब उसके लिए हम क्या करेंगे 1/4πε0 K का मान के लिए। और यहाँ पर ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और ये हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है, अभी कभी बन जाता है कि मान लीजिए जो ε0 है इसका मात्रक और विमीय सूत्र का निर्धारण करने के लिए आ जाता है और साथ में इसके मान का निर्धारण करने के लिए आता है। तो अब हम देखते हैं इसके मान का निर्धारण करना और इसको करते हैं हम साफ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो देखो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं हम साफ। चलिए तो अब देखते हैं ε0 का मान, मात्रक और विमीय सूत्र का निर्धारण करना। तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे ε0 का मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ε0 का मान निकालने वाले हैं, मात्रक निकालने वाले हैं और उसका विमीय फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या पढ़ चुके हैं,
हमने क्या पढ़ लिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या पढ़ा हमने 9 गुणे 10 की घात 9 पढ़ा। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। एक निकाल लेंगे किसके नियम से? कूलाम के लिए। और हमने इसका मात्रक क्या पढ़ा हमने? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये पढ़ लिया हमने। पढ़ा तो यह क्या, तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है तो इसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची गुणा करके लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मान 4 पाई गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुणे 10 की घात 9 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब हमें केवल यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को रखना है, बाकी के सब कहाँ पहुँचाएंगे 1 के बट्टे में पहुँचा देंगे, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, हो जाएगा। कोई मात्रक जो चल रहा है साथ में क्या लिखेंगे, हम लिखते चलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए जैसे हमने बटे में 1 माना तो ये सब इसका ये भी कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ये भी क्या हुआ, ये कहाँ जाएंगे नीचे, क्योंकि ये भी बटे में है तो सब मान पलटेंगे, ये भी ऊपर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, जैसे जे आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं तो सीधा पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी वही चलेगा आपका कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक आपका भी यही होगा। मात्रक तो आपका निकल आया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल मान रखना है हमारे, जो कि 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 पाई का मान होता है। तो हम क्या लेंगे 3.14 इंटू 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन सब का गुणा कर कर आप 9 में 1 में क्या दोगे, भाग दोगे। बस आपको क्या करना है, भाग दे लेना है। जब इनका गुणा करके आप दे करना चाहो तो आपका मान क्या आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर ये मान आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा भाग अब सीधे डायरेक्ट इतना लिखने के बाद आप ये लिख देना, बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र निकालना, देखते हैं तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो विमा किसकी निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा, किसके नियम से, कूलाम के नियम से देखेंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर देखेंगे। ये हो जाएगा तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली बल के व्यंजक के आधार पर। तो हमें किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की। तो आप क्या करो, जो बटे में चीज़ है यानी मतलब इसमें इसका गुणा होगा, तो यहाँ पर केवल एप्सिलॉन नॉट को ऊपर पहुँचा दीजिए, बाकी के वैसे ही 1/4 पाई और F को कहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह में पहुँचा देते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, या आप लिख दो कि इंटू Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को निकालना, उसको बाहर निकाल दिया, F को नीचे कर दिया, बस इतना किया। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई लिखा है, क्या होगी, विमाहीन राशि है, यानी एप्सिलॉन नॉट की कोई भी विमा 1/4 पाई की कोई भी विमा नहीं होती है। तो आपका केवल क्या बचा, तो बचा क्या है आपका, देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बचा Q1 Q2 बटे F इंटू R स्क्वायर ये बचा। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें बताया कि आवेश की विमा क्या होती है AT। तो AT इंटू AT दोनों आवेशों की AT इंटू AT, बल्कि क्या पढ़ी MLT-2 होती है। अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा वीडियो का, पूरी की पूरी बेहतर तरीके से विमा निकालना बताया गया है, जिसमें बल की विमा बताई गई है क्या होती है MLT-2 और दूरी यानी L का कितना स्क्वायर, तो यानी इसकी विमा क्या होती है L स्क्वायर ये हो जाती है। तो दूरी है तो दूरी यानी L इंटू L हो जाएगी, तो यानी L का स्क्वायर हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमें निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब क्या पड़ा, जो नीचे वाली चीज़ अगर ऊपर जाती है तो उनका क्या बदल जाता है, यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, m जब ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएंगे। अब क्या होगा, l कितनी है 2 और 1 3, तो l ऊपर जाएगी तो l की घात -3, नीचे से ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर l और 2l और 1l कितने 3l, और जब ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के ml। फिर क्या हो t कितने यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कितनी 2 गुणा होगा तो t का स्क्वायर है, और ये 2 ऊपर और जाएंगे तो कितने हो जाएंगे
जैसे देखिए टी पहले से 2 ऊपर है और टी माइनस के 2 नीचे हैं, सेम होते तो कट जाते, अगर प्लस प्लस के होते तो कट जाते, लेकिन क्या है माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब T2 और T2 का गुणा होगा तो यानी कितने 4 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे T4 हो जाएंगे। और ए कितने हैं यहाँ पर, 1 और 1 का गुणा होगा, 2 गुणा हो जाएगा A², तो A² हो जाएगा, यानी m-1 L-3 T4 और A2 किसकी विमा हो जाएगी, आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 मात्रा क्या होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमा क्या होती है आपकी m-1 L-3 T4 A2, ये किसकी विमा हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाती है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं अब साफ। चलिए तो अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूपी बोर्ड के लिए। तो देखिए प्रश्न है आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। लेकिन एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। देखिए सिंपल सी परिभाषा है, अगर प्रश्न आ जाए आपेक्षिक वैद्युशीलता या परावैद्युतांक तो इसका पहले हम सूत्र का निर्धारण करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए देखिए, यदि मान लीजिए कोई कूलाम के नियम से कि दो बिंदु आवेश जो हैं वो कहाँ पर हो, निर्वात के स्थान पर किसी अन्य माध्यम में हो, किसमें, निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम में r दूरी पर स्थित हो तब। पहला पॉइंट ठीक है, तो स्टार्ट करके माना दो बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश हैं वे निर्वात में ना होकर किसी अन्य माध्यम में r दूरी पर स्थित हों तब क्या होगा। हमने पढ़ा है कि बल का सूत्र क्या होता है तब उसके लिए, तो मान लेते हैं हम Fm मान लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r²। जहाँ पर अगर एप्सिलॉन नॉट की बात की जाए तो किसी माध्यम की वैद्युशीलता हो जाएगी, किसकी, एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन क्या होगी के लिए माध्यम की परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, या आप लिख दो माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता है, ठीक है, हो जाएगी। फिर अगर बात कीजिए किसके लिए, अब बात करें निर्वात के लिए, अगर क्या हो निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और नॉट किसके लिए, निर्वात के लिए हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगी निर्वात की वैद्युशीलता, जहाँ पर पढ़ा है कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या है, वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता है। तो इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसे समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अब मैं करना कुछ नहीं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, बस क्या लिखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या होगा, Fm बटे F, यानी क्या करें Fm का मान यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे r² बटे में क्या होगा 1/4 पाई, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, तो क्या रखें Fm बटे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई है, 1/4 पाई है, कैंसिल हो जाएंगी, Q1 Q2 r² कैंसिल। अब बचा क्या है आपका Fm बटे F बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना बच जाएगा। ये निकल आएगा आपका फॉर्मूला, या आप चाहो तो माना क्या होता है कि Fm बराबर क्या मान ले, F बराबर का मान लेते हैं K मान लेते हैं, तो K क्या होगा आपका परावैद्युतांक होगा, यानी K बराबर तब क्या हो जाएगा आपका, K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होगा अगर हम इसको लिखना चाहें तो K क्या होगा आपका परावैद्युतांक और एप्सिलॉन क्या होगी, यानी माध्यम की वैद्युशीलता, क्या पढ़ा हमने, एप्सिलॉन क्या होगी माध्यम की वैद्युशीलता बटे एप्सिलॉन क्या होगी निर्वात
की वैद्युतशीलता हो जाएगी। अब आप अगर परिभाषा बना सको फॉर्मूला से तो क्या होगी, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, कोई माध्यम निर्वात को छोड़कर किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कैसे, तो क्या लिखोगे, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता तथा परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये परावैद्युतांक की परिभाषा हो जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपका। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, सतत आवेश वितरण, अगला पॉइंट इसका होता है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए।